हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान की क्लास में जो अपने अभी अध्याय चल रहा है, पहला अध्याय चल रहा है जिसका नाम है आवृतबीजी पादपों में जनन, अलैंगिक, लैंगिक व कायिक। इसके अंदर देखो, इससे पहले हमने 3 पार्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। आज इस अध्याय का चौथा पार्ट है ये। इससे पहले देखो हमने 3 पार्ट पढ़े, उसमें हमने आवृतबीजी पादपों के बारे में पढ़ा, 5 जगत वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने जनन के बारे में पढ़ा। जनन में अलैंगिक जनन अपना टॉपिक चल रहा था, तो अलैंगिक जनन के अंदर अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन, इसके बारे में पढ़ा। कायिक जनन के अंदर जैसे 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो हमने प्राकृतिक कायिक जनन है वो कंप्लीट, इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने कंप्लीट पढ़ ली है। प्राकृतिक कायिक जनन किस प्रकार से होता है, किन किन विधियों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन है उसकी क्रिया संपन्न होती है, ये कंप्लीट हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ ली। आज अपने रहेगा टॉपिक, वो रहेगा देखो कायिक जनन। कायिक जनन के 2 भाग थे, पहला कौन सा था, प्राकृतिक कायिक जनन, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। प्राकृतिक जनन, कायिक जनन की विभिन्न विधियां हैं वो भी हमने कंप्लीट पढ़ ली है। आज अपने रहेगा वो रहेगा इसका दूसरा पार्ट, दूसरा प्रकार, वो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब विधियों के बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। देखो कायिक जनन क्या होता है, इसमें मैंने एक बताया था कि कायिक अंग किसको बोलते हैं, वे अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। वे अंग जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक अंग बोलते हैं। और यदि ये पूछा जाता है कि कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो जड़, तना व पर्ण, ये क्या होते हैं, कायिक अंग होते हैं। पादप के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना व पर्ण। इसमें देखो यदि हम ये बात करें कि कायिक जनन की क्रिया कितने प्रकार से होती है, तो 2 प्रकार से। प्राकृतिक मतलब यदि प्रकृति के द्वारा अपने आप कोई क्रिया संपन्न हो जाती है, यदि प्रकृति के द्वारा अपने आप कोई क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन किसे बोलेंगे कि यदि कृत्रिम विधियों के द्वारा, जैसे मनुष्य जनन की क्रिया करवाता है, मनुष्य जनन की क्रिया संपन्न करवाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन बोलेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, कृत्रिम कायिक जनन, मतलब किस प्रकार से कृत्रिम विधियों के द्वारा या किस प्रकार से मनुष्य है पादपों के अंदर जनन की क्रिया है वो संपन्न करवा सकता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक जनन, इसमें देखो कृत्रिम कायिक जनन के अंदर जैसे यदि हम ये माने
या आपको ये पूछा जाता है कि कृत्रिम कायिक जनन की परिभाषा ये मैंने बता दी है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन किस प्रकार से होता है, या फिर हम ये कहें कि कृत्रिम कायिक जनन की विधियां बताइए। तो कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं? 3 है। वैसे अनेक विधियां हैं इसकी, लेकिन मुख्य रूप से कृत्रिम कायिक जनन है उसकी कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? जैसे सबसे पहले तो है कर्तन, दूसरी है दाब लगाना, और तीसरी विधि है वो है रोपण। इन तीनों विधियों के और भी भाग हैं, मतलब उपभाग भी हैं इनके, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तन, कि कर्तन होता क्या है। कर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि पादप का कोई भाग काट कर, कर्तन का मतलब क्या होता है कि काट कर उसको किसी दूसरे स्थान पर लगाना। यदि हम ये कहें कि कर्तन शब्द का अर्थ बताइए, तो कर्तन शब्द का अर्थ क्या होगा कि कोई भी भाग है उसको काटना क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। और किसी भी भाग को काट के उससे एक नया पादप किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यह हम कर्तन विधि में पढ़ेंगे। तो कर्तन विधि है वो कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहला तो कौन सा है? स्तंभ कर्तन, और दूसरा है वो है मूल कर्तन। मूल कर्तन। देखो सबसे पहले कर्तन, इसके अंदर अपने को लिखना क्या है कि कृत्रिम कायिक जनन इसकी निम्न विधियां होती है। हेडिंग लगाना कर्तन, कि पादप के किसी भाग को काटना और उस भाग को काटने के पश्चात एक नए स्थान पर लगा देना, जिससे एक नया पादप तैयार हो जाता है, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? कर्तन बोलते हैं। यह विधि 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहला है स्तंभ कर्तन, और दूसरा कौन सा है? मूल कर्तन। अब देखो स्तंभ कर्तन है उसका उदाहरण है वो क्या है? गन्ना। स्तंभ कर्तन है उसका उदाहरण क्या है? गन्ना। होता क्या है स्तंभ कर्तन? स्तंभ जानते हो आप लोग क्या होता है? तना, ठीक है, तना होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि गन्ना है, उसका ये तना है, ठीक है, ये क्या है? गन्ने का तना है, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि किसी भी औजार से या किसी भी यंत्र के द्वारा इसको काट दिया जाता है। 3-4 भागों से अलग अलग काट देते हैं। अब जैसे सबसे ऊपर वाला भाग है इसको यहाँ पे लगा दिया, उससे अगले वाला भाग है उसको यहाँ लगा दिया, उससे अगले वाला है यहाँ पे लगा दिया। इस प्रकार से इस एक गन्ने के तने को 4 जगह पे लगा दिया जाता है, ठीक है, 4 स्थानों पे इसको लगा दिया। अब क्या होगा कि कुछ समय पश्चात जब नियमित रूप से इसके अंदर क्या डालते रहेंगे? जल डालते रहेंगे, जल की आपूर्ति और खाद की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहेगी, तब क्या होगा कि इनमें क्या विकसित हो जाएगी? कलिकाएं विकसित हो जाएगी, ठीक है। इन सभी के अंदर क्या विकसित हो जाएगी? कलिकाएं विकसित हो जाएगी। तो देखो एक स्तंभ के द्वारा ये 4 पादप बन गए, ठीक है। इस एक स्तंभ के द्वारा क्या बन गए? 4 पादप बन गए। परंतु इसको काटना, इसको लगाना, ये कंप्लीट काम कौन करता है? मनुष्य करता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई मशीन के द्वारा किया जाता है, तो ये क्या होता है? कृत्रिम रूप से किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। स्तंभ कर्तन समझ में आ गया होगा कि स्तंभ कर्तन होता क्या है। जैसे इसके अंदर लिखना है अपने को, सबसे पहले कर्तन है उसके बारे में लिख दिया कि कर्तन है उसको 2 प्रकार से या 2 भागों में बांटा गया है। तो इसमें 1 नंबर हेडिंग लगानी है कौन सी? अपने स्तंभ कर्तन। और स्तंभ कर्तन में अपने को ये लिखना है कि किसी भी पादप के तने के विभिन्न खंड किए जाते हैं या विभिन्न टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर लगा दिया जाता है और कुछ समय पश्चात वहाँ से अनेक नए नए पादप तैयार हो जाते हैं, तो उसे हम स्तंभ कर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के अंदर अपने को क्या लिखना है? गन्ना लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार मूल कर्तन है। मूल कर्तन का उदाहरण क्या होता है? मूल कर्तन का उदाहरण होता है नींबू। मूल कर्तन है उसका उदाहरण क्या होता है? नींबू होता है। मूल कर्तन का क्या होता है कि जैसे नींबू का पौधा होता है, उसकी जड़ें हैं, यदि उस जड़ को तोड़ के किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है, एक जड़ है उसके 4-5 टुकड़े किए जाते हैं और उन प्रत्येक टुकड़ों को अलग अलग जगह पे लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कुछ समय पश्चात नए पौधे तैयार हो जाते हैं, नींबू के नए पौधे तैयार हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूल कर्तन बोलते हैं। और इसके अंदर उदाहरण अपने को क्या लिखना है?
नींबू लिखना है। ठीक है, तो ये तो अपनी पहली विधि हो गई कृत्रिम कायिक जनन की। समझ में आ गया होगा कि कृत्रिम कायिक जनन की पहली विधि कौन सी है? कर्तन है। अब नेक्स्ट 2 नंबर विधि पढ़ते हैं हम। देखो दूसरी विधि, 2 नंबर विधि है दाब लगाना। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है? दाब लगाना। अब देखो दाब लगाने की विधि मतलब किसी भी पादप है उसका कोई भाग है उस पर दाब लगाकर, किसी के द्वारा दाब लगाकर यदि जनन की क्रिया संपन्न करवाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दाब लगाना। कृत्रिम कायिक जनन की दाब लगाना विधि बोलते हैं। यह विधि भी कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक तो क्या होता है? टीला दाब विधि, और इसकी दूसरी विधि है वो क्या है? वायु दाब विधि। पहली विधि कौन सी है? टीला दाब विधि है, और दूसरी विधि कौन सी है? वायु दाब विधि है। तो अब देखो टीला दाब विधि, टीला जैसे आपने देखा होगा, टीला या हम बोलेंगे टीबा बोलते हैं ना अपनी भाषा में। खेतों के अंदर यदि मान लो एक जगह पे मिट्टी एकत्रित होकर एक बड़ा ढेर बन जाता है, उस मिट्टी का बड़ा ढेर बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं। ठीक है, या अपनी भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं? टीबा बोलते हैं। तो टीला दाब विधि में क्या होता है पहले समझना कि जैसे मान लो, पहले तो ये बता दूं कि ये विधि किस में होती है और ये विधि किस में काम आती है। तो टीला दाब विधि किसके अंदर काम आती है? मतलब वे पादप जिनकी शाखाएं जमीन से काफी ऊपर होती है। ठीक है, जिनकी शाखाएं जमीन से ऊपर होती है उसके अंदर तो वायुदाब विधि काम आती है। ठीक है, वायुदाब विधि किसके अंदर काम आती है? जिन पादपों की शाखाएं जमीन से काफी ज्यादा ऊपर होती है उसके अंदर वायुदाब विधि है वो काम में आती है। और टीला दाब विधि किसके अंदर काम में आती है? वे पादप जिनकी शाखाएं जमीन के पास में होती है। मतलब जिनकी शाखाएं जमीन के पास होगी उसके अंदर हम कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं? टीला दाब विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और वायुदाब विधि जिनकी शाखाएं जमीन से बहुत ज़्यादा ऊपर होगी उसके अंदर किसका हम उपयोग करेंगे? वायुदाब विधि का उपयोग करेंगे। तो देखो टीला दाब विधि, सबसे पहले टीला दाब विधि में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक पादप है। ठीक है, अब इसकी ये शाखाएं हैं, इस पादप की क्या है? ये शाखाएं। ठीक है, ये क्या है? इसकी जड़ें हैं। ये पादप की जड़ें हैं, ये पादप का तना है, और ये पादप की क्या है? शाखाएं हैं। अब इस पादप की शाखाएं देखो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं है तो कौन सी विधि हम काम में लेंगे? टीला दाब विधि। यदि जमीन से ज्यादा ऊपर होती तो कौन सी विधि हम काम में लेते? वायुदाब विधि। अब इस विधि में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लो कि जो सबसे नीचे की शाखा है, मतलब पादप है उसकी उस शाखा को चुनना है जो सबसे नीचे हो, जो जमीन के सबसे ज्यादा पास हो, उस शाखा को चुनना है। तो ये शाखा है जो जमीन के सबसे ज्यादा पास है। अब हमें क्या करना है कि इस शाखा के इतनी दूरी पर इसकी छाल उतार लेते हैं। छाल क्या करते हैं? इसकी छाल उतार लेते हैं, इतनी दूरी से उतार लिया छाल। अब क्या करेंगे कि इस शाखा को थोड़ा नीचे झुकाएंगे, मतलब इस प्रकार से झुका लेंगे थोड़ा। ठीक है, यहां झुका लिया, थोड़ा सा मान लो इतना ना झुकाए आप, तो इसको देखो इस प्रकार से झुका लिया। ठीक है, ये नीचे का जमीन का भाग है, यहां झुका लिया, और यहां पे हमने क्या बना दिया? टीला बना दिया। क्या बना दिया? टीला। मतलब मिट्टी है उसको ऊपर डाल दिया। यहां पे हमने क्या किया? मिट्टी को एकत्रित करके इसके ऊपर डाल दिया, तो यहां पे क्या बन गया? टीला बन गया। अब हम क्या करेंगे? नियमित रूप से इस पर जल डालते रहेंगे। ठीक है, इस पर हम क्या डालते रहेंगे? जल है वो डालते रहेंगे। तो जल डालते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात क्या होगा कि इसके जड़ें निकल जाएगी। कुछ समय पश्चात क्या होगा? यहां पे जड़ें बन गई। अब यहां पे जब जड़ें बन जाती है तब हमें क्या करना है? इस शाखा को यहां से काटना है। इस शाखा को काट दिया यहां से, इस पादप से ये क्या हो गई? अलग हो गई।
यहां पे एक नया पादप तैयार हो गया, ये धीरे धीरे क्या निकलेगा, ये शाखाएं निकल गई और ये एक बड़ा पादप तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से टीला दाब विधि है उसका उपयोग किया जाता है। ये विधि है वो किसके अंदर संपन्न होती है, चमेली और मोगरा। उदाहरण लिखना चाहो तो चमेली व मोगरा, चमेली व मोगरा है उसके अंदर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, टीला दाब विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चमेली व मोगरा है उसके अंदर किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है, टीला दाब विधि का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि टीला दाब विधि है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये तो हो गई टीला दाब विधि। सेकंड, वायु दाब विधि। ये मैंने पहले ही बताया है कि जिनकी शाखाएं जमीन के पास में होगी उसमें कौन सी विधि उपयोग होगी, टीला दाब विधि उपयोग होगी। जिनकी शाखाएं जमीन के बिल्कुल पास होगी उसके अंदर कौन सी विधि का उपयोग होगा, टीला दाब विधि का। और जिनकी शाखाएं जमीन से बहुत ज़्यादा ऊपर होगी उसके अंदर कौन सी विधि का उपयोग होगा, वायु दाब विधि का। ठीक है, तो देखो टीला दाब विधि है, इसके अंदर किस प्रकार से टीला दाब विधि है उसका उपयोग किया जाता है। तो टीला दाब विधि में मान लो कि ये एक पादप का तना है, ये क्या बन गई, इसकी जड़ें बन गई, ये हो गई इसकी शाखाएं, ये इस पादप की हो गई शाखाएं। ठीक है, अब ये पौधा है और इस पौधे के अंदर ये पादप है, इसके अंदर अपने को कौन सी विधि का उपयोग करना है, कौन सी विधि अपनानी है, तो वायु दाब विधि अपनानी है। कैसे अपनानी है, विधि की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए देखो सबसे पहले तो इस पादप की शाखाएं हैं वो जमीन से ऊपर है, जमीन के बिल्कुल पास नहीं है, ऊपर है। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे हम, वायु दाब विधि का उपयोग करेंगे। अब इस पादप में कोई दो शाखाओं, किसी भी दो ऐसी शाखाओं को चुनना है जो एक दूसरे के ऊपर हो। मतलब एक मान लो कि यह शाखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर है वो दूसरी शाखा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पादप में उन दो शाखाओं को चुनना है जो क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो। जैसे मान लो कि ये एक शाखा है तो ये ऊपर वाली इसके ऊपर क्या हो गई, दूसरी शाखा हो गई। तो इस प्रकार से किसी भी दो शाखाओं को चुनना है। तो मान लो कि ये दो शाखाएं हो गई, ठीक है, इन दोनों शाखाओं को हमने चुन लिया कि इन दोनों शाखाओं में ये विधि अपने को कार्य करना है, इस विधि का। अब हमें क्या करना है कि जो जैसे ये नीचे वाली शाखा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, नीचे वाली शाखा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहां से इतनी दूरी पर क्या करेंगे, इसकी छाल उतार लेंगे। क्या करेंगे, छाल उतार लेंगे। इतनी दूरी पर क्या करेंगे, इसके छाल है वो उतार लेंगे। चारों तरफ से इसकी छाल उतर गई। अब क्या करेंगे, यहां पे गुबंद बनाएंगे। गुबंद, गुबंद जानते हो कि जैसे मान लो कि ये है ना शाखा है, इसकी हमने यहां पर छाल उतार ली। अब इस पर गुबंद बांधना है तो हम क्या करेंगे, गीली मिट्टी है या घास फूस है, ठीक है, उसको यहाँ पे बांध देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गुबंद बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जस्ट इसके ऊपर वाली शाखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मटका लटका देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मटका है वो लटका देंगे। कहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर वाली शाखा में लटका दिया। अब क्या करेंगे, इस मटके के एक छिद्र करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल महीन छिद्र, जिससे एक एक बूंद है वो यहां पे गिरे। ये नहीं कि बड़ा छिद्र कर दिया तो मटका खाली हो जाएगा, एक एक बूंद है वो गिरनी चाहिए। मटके के अंदर पानी भर देंगे। अब इसके ऊपर एक एक बूंद है वो गिर रही है, धीरे धीरे एक एक बूंद गिर रही है। अब क्या होगा कि कुछ समय पश्चात इसके क्या निकलने लग जाएगी, जड़ें निकलने लग जाएंगी। ठीक है, इसके क्या निकलने लग जाएगी, जड़ें निकलने लग जाएगी। तब हम क्या करेंगे कि इस शाखा को यहां से काटेंगे, काट दिया, और ये जैसे एक नए स्थान पर यहां पे एक गड्ढा बनाएंगे, जमीन के अंदर क्या बनाएंगे, गड्ढा बनाएंगे और इसको इसके अंदर लगा देंगे। लगा दिया, ये पादप बन जाएगा धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया, वायु दाब विधि। मतलब ये प्रक्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, वायु के अंदर संपन्न होती है। इस कारण से इस विधि को क्या बोला जाता है, वायु दाब विधि बोला जाता है। तो ये हो गई अपने सेकंड विधि, कौन सी, वायु दाब विधि। उसके पश्चात अगली विधि, तीसरी विधि है,
कृत्रिम कायिक जनन की तीसरी विधि। तीसरी विधि कौन सी है? रोपण। रोपण, रोपण का देखो नाम से पता चलता है कि रोपना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। ठीक है, किसी को भी रोपना, एक के ऊपर दूसरे को रोपना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। इसकी तीन विधियां हैं। देखो, सबसे पहली कौन सी है? हिप विधि। पहली विधि कौन सी है? हिप विधि, या इसका दूसरा नाम होता है जीभी विधि। पहली विधि कौन सी है? हिप विधि या जीभी विधि। उसके पश्चात दूसरी विधि है, वो कौन सी है? फच्चर विधि। ठीक है, और तीसरी विधि है वो कौन सी है? मुकुट विधि। ये तीन विधियां हैं। ठीक है, तो देखो रोपण पहले होता क्या है कि कोई भी पादप का एक भाग है, उसके ऊपर दूसरा रोपना। जैसे मान लो कि ये एक भाग है, इसके ऊपर ये दूसरे पादप का भाग है, यहाँ पे रोप दिया, तो ये क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। सबसे पहले विधि कौन सी है? हिप विधि या जीभी विधि। हिप विधि या जीभी विधि क्या होती है कि जैसे मान लो कि ये एक पादप है, ठीक है, अपने को क्या करना है कि दो समान तने के पादपों को चुनना है। ठीक है, जाति अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके तने का आकार क्या होना चाहिए? समान। मतलब उनका तना है वो दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि ये दो पादप है, उनको हमने चुन लिया, ये दो तने के पादप है, उनको चुन लिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे ये है, ठीक है, देखो, अब हम क्या करेंगे कि इस पादप पे इस प्रकार का चीरा लगा देंगे, और ये ऊपर वाला भाग है ना, इसको हटा देंगे, इधर हटा दिया। ठीक है, दूसरा पादप था उसमें भी ये चीरा लगा देंगे, और इसके ये नीचे वाला भाग है उसको अलग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहां पे लाके फिट कर देंगे। फिट हो जाएगा, बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो जाएगा। उसके बाद में इसको चारों तरफ से बांध देंगे। कुछ समय पश्चात इनके जाइलम फ्लोएम आपस में मिल जाएंगे और एक नया पादप है वो तैयार हो जाएगा। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? जीवय विधि या हिप विधि, इसको हम बोलते हैं। हिप विधि या जीवी विधि बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो एक तो होता है कलम, एक होता है स्कंद। ठीक है, एक तो क्या होता है कलम और एक होता है स्कंद। तो स्कंद तो क्या होगा? ये होगा, मतलब जिसको जमीन से हमने उखाड़ा नहीं है, और जिसको लाकर रोपा है कलम, मतलब इसको यहां पे लाके रोप रहे हैं, मतलब इसको इधर से लाके इसके ऊपर रोप रहे हैं। तो ये तो क्या कहलाता है? कलम। और ये क्या कहलाता है? स्कंद। कहने का मतलब जिसको किसी के ऊपर रोपा जाता है वो तो कलम कहलाता है, और जिसके ऊपर रोपा जाता है जैसे ये, तो ये क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा पहली विधि हिप विधि। दूसरी विधि कौन सी है? फच्चर विधि, जो बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये दो समान तने के पादपों को चुनना है, सीधा सा वी आकार का चीरा लगाना है। क्या लगाना है? वी आकार का चीरा लगाना है। ठीक है, चीरा लगा दिया, ये ऊपर वाला भाग है इसको हटा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? स्कंद कहलाएगा। इसका ये नीचे वाला भाग है इसको अलग करेंगे। अब इस ऊपर वाले भाग को लाके इसके अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर रख दिया, इसके अंदर फिट कर दिया, कुछ समय के लिए इसको चारों तरफ से बांध देंगे। अब क्या हो गया? एक नया पादप तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? एक नया पादप तैयार हो गया। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? फच्चर विधि। अंतिम है मुकुट विधि। मुकुट विधि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्योंकि देखो इसके अंदर जैसे मान लो कि ये कोई पादप है, ठीक है, उसमें सीधा चीरा लगाते हैं, एक यहां पे लगा दिया, ऊपर वाले को हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें यहां पे छोटे छोटे ये छिद्र इस प्रकार के बना देंगे। ये बना दिए 4 हमने छिद्र। अब कोई दूसरा पादप है उसकी कलम लाएंगे हम अलग अलग, जैसे 4 अलग अलग पादपों की क्या लाएंगे? कलम, और उन कलमों को यहां पे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहां पे। तो अब ये संरचना कैसी बन गई? मुकुट के समान संरचना बन गई। कैसी बन गई? मुकुट। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो वो मुकुट पहनते थे, तो उसके ऊपर इस प्रकार के
ये झुंड जैसी संरचनाएं बनती थी। ठीक है, तो इस कारण से इसको क्या बोला गया है, मुकुट विधि बोला गया है। अब क्या बन गया है, ये मुकुट के समान संरचना बन गई। अब क्या होगा, धीरे धीरे इससे ये चार पादप है, चारों के गुण आ जाएंगे इसके अंदर, तो इस विधि को हम क्या बोला जाता है, मुकुट विधि बोला जाता है। तो देखो ये थी अपने कायिक, कृत्रिम कायिक जनन है। दोबारा देखना, कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसे कृत्रिम रूप से संपन्न करवाया जाता है, या हम ये कहें कि मनुष्य संपन्न करवाता है। इसकी अनेक विधियां हैं। इसमें सबसे पहली विधि है कर्तन, मतलब किसी को काटना और अलग लगा देना। इसमें स्तंभ कर्तन था और दूसरा क्या था, मूल कर्तन। तो गन्ना है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, स्तंभ कर्तन, और नींबू है उसमें मूल कर्तन। मतलब गन्ने का यदि तना है उसको तोड़ के लगा दें तो एक नया गन्ना बन जाएगा। नींबू है उसकी जड़ को तोड़ के लगा दें तो एक नया नींबू का पौधा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी विधि थी कृत्रिम कायिक जनन की, कौन सी थी, दाब लगाना। दूसरी विधि कौन सी थी, दाब लगाना, जिसमें दो भाग थे, एक तो था वायुदाब विधि, दूसरा था टीला दाब विधि। टीला दाब विधि है, जमीन के जैसे शाखाएं पास है तो शाखा को नीचे झुकाकर उसके ऊपर क्या बांध दिया जाता है, टीला बांध दिया जाता है। तो वो विधि कौन सी कहलाती है, टीला दाब विधि। वायुदाब विधि में क्या होता है कि जैसे पौधा है उसकी शाखाएं ऊपर है तो बीच में एक मटका बांध दिया जाता है वायु के अंदर। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जड़ें, जैसे मैंने अभी प्रक्रिया पूरी बताई है। तीसरी विधि कौन सी थी, अपने रोपण विधि। इसकी भी तीन विधियां हैं, देखो, हिप विधि, फच्चर विधि और मुकुट विधि। हिप विधि में इस प्रकार का चीरा लगाया जाता है, कैसा, ये चीरा, हिप विधि में ये लगाया जाता है चीरा। फच्चर विधि में ये वी आकार का चीरा लगाया जाता है, और मुकुट विधि में एक तना है उस पर अनेक इस प्रकार से चीरे लगाए जाते हैं, और प्रत्येक भाग में क्या किया जाता है, ये रोक दिया जाता है। तो ये था आज की क्लास का अपना टॉपिक, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, इसमें देखो एक टॉपिक और बचा है, ये अलैंगिक जनन है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन था, कायिक जनन था। अध्याय का नाम क्या था, आवर्तबीजी पादपों में जनन। ठीक है, तो आवर्तबीजी पादपों में जनन अलैंगिक, कायिक और लैंगिक। तो अलैंगिक और लैंगिक है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जो आएगा वो कौन सा आएगा, कायिक जनन आएगा, सॉरी लैंगिक जनन आएगा। अलैंगिक और कायिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। किस प्रकार से आवर्तबीजी पादप है उसमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये रहेगा अपना अगला टॉपिक। आप लोगों को जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग इन ऑनलाइन क्लास से जुड़े और प्रत्येक अध्याय के नोट्स बनाएं। जैसे अभी मैंने बताया है कि इस प्रकार से हेडिंग लगानी है, इस प्रकार से उसका चित्र बनाना है, इस प्रकार से सबसे नीचे उसका उदाहरण लिखना है। तो ये आप लोगों को कंप्लीट रूप से लिखना है और नियमित रूप से लिखते रहना है, क्योंकि हमेशा क्लास लगेगी तो हमेशा की क्लास में जितना आप लोगों को लिखाया जाता है वो आप लिखें। नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर उससे आगे का है वो स्टार्ट कर दें। मैं पहले ये बताता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब इसको क्रम से पढ़ें। ये नहीं कि आपने सीधा पार्ट 3 देख लिया तो आप लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पार्ट 4 देख लिया तो वो भी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग यदि क्रम से देखोगे सभी को, पहले पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा, पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से बाद में आगे जैसे अध्याय नया प्रारंभ करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ के स्टूडेंट हैं तो वो मैथ इन सब को कंप्लीट पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और नियमित रूप से इनकी क्लासें हैं वो लेते रहें। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे ज़्यादा इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो अगली क्लास के अंदर आएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें हमने केवल ये देखा है, या जैसे मैं ये कहूँ कि इनमें छोटे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जो मैंने बताया अभी तक इतने भी क्लासों में बताया है, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर ये कह सकता हूँ कि बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है।
क्योंकि एक पुष्प की हम संरचना बनाएंगे, उस पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से भाग का क्या कार्य होता है, कौन से भाग की संरचना किस प्रकार की होती है, ये कंप्लीट है, हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे।